नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक ताप और ऊष्मा से संबंधित एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इस क्लास में जो मैटर है वो सारा एनसीईआरटी पर आधारित है, ताकि जो इन टॉपिक से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो आप कंपटीशन एग्जाम में आसानी से हल कर पाएं। तो इन क्वेश्चंस को देखिए आप। पहला क्वेश्चन जो है वो है कार्य का मात्रक है। अब देखिए, टॉपिक का नाम है ताप और ऊष्मा और आपको क्वेश्चन क्या दिया है हमने, कार्य का मात्रक। ये इसलिए दिया है क्योंकि कार्य और ऊर्जा जो है वो क्या है, समतुल्य है। समतुल्य क्योंकि कार्य जो है उसको किस में बदला जाता है, ऊर्जा जो है किस में बदलती है, कार्य में बदलती है। अब इसमें आगे देखेंगे हम, ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो अब आप देखेंगे कि कार्य को भी जूल में नापा जा सकता है, ऊर्जा भी जूल में नापी जाती है और ऊष्मा भी किस में नापी जाती है, जूल में। तो ये तीनों चीजों का यदि मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी पानी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ध्यान रखिए, जब मंथन कर रहे हैं पानी का तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बोल दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, और चलती हुई वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब पानी का मंथन कर रहे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। और वो गतिज ऊर्जा जो है किस में बदल जाती है, ऊष्मा में, और पानी गर्म हो जाता है। अब गतिज ऊर्जा नहीं लिखा हुआ मिले तो क्या मिल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का क्या है, एक प्रकार है। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में, जिससे पानी गर्म हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है, नियत है। ना तो नई ऊर्जा बनती है, ना ही पुरानी खत्म हो रही है। ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जाता है। सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है। तो यहाँ यदि हम हमारा तीसरा ऑप्शन देखें कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो किस में हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, तभी वो पानी जो है गर्म हो रहा है। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसमें ध्यान रखना है आपको, ऊष्मा या ऊर्जा, इसका मात्रक एक तो जूल होगा, दूसरे और मात्रक भी होते हैं, कैलोरी और किलो कैलोरी। ये भी किसके मात्रक हैं, ऊष्मा के मात्रक हैं। लेकिन एक नीचे लिख रखा है डिग्री सेल्सियस, ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अब ये किसका मात्रक है उसको देखिए। एक नाम तो मिलता है आपको ऊष्मा और एक होता है तापमान। इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। ऊष्मा को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं हीट, तापमान क्या है, टेम्परेचर। अब यदि इनकी परिभाषा पूछी जाए कि तापमान क्या होता है, तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है ये चीज हम पता लगाते हैं, इसका मात्रक जो है वो क्या है, तापमान। तो वस्तु की या पदार्थ की शीतलता या उष्णता, शीतलता या उष्णता का जो माप होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, तापमान। और तापमान के लिए कई स्केल हैं। तापमान के लिए कौन कौन सी स्केल है, कैसे नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। ऐसा ही मात्रक तापमान का है केल्विन, एक र्यूमर स्केल और होता है। ये सारे जो हैं ये वस्तु की उष्णता या शीतलता बताते हैं, तो ये तो है तापमान। और यदि आपसे ऊष्मा पूछी जाए तो ऊष्मा की परिभाषा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से, जैसे दो वस्तु हैं ए और बी, और ये वस्तु है इसका तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। यदि इन दोनों वस्तुओं को आप टच में लाओगे तो इस 80 वाली से कुछ ऊष्मा निकल के किधर जाएगी, 20 डिग्री वाले तक जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक इनके तापमान का अंतर खत्म ना हो जाए, यानी दोनों का तापमान बराबर ना आ जाए। मान लीजिए इसका तापमान घटकर 50 हो गया और इसका तापमान बढ़कर कितना हो गया, 50 डिग्री। जैसे ही इनका तापमान का अंतर खत्म हो जाता है, इस ऊष्मा का क्या हो जाता है, प्रवाह बंद हो जाता है। तो ऊष्मा और तापमान अलग अलग चीजें हैं। ऊष्मा तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जाएगी, जब तापमान में अंतर होता है। और यदि अंतर खत्म हो जाए तो ये प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और तापमान हमें क्या बताता है, वस्तु की उष्णता या शीतलता का नाप। इसके जो मात्रक हैं वो हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। जबकि ऊष्मा जो है, ऊर्जा है, तो वो जूल में नापी जाएगी, कैलोरी या किलो कैलोरी में नापी जाती है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो कौन सा आएगा, डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका मात्रक है, टेम्परेचर का।
अगला देखिए इसमें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं यदि नहीं पढ़ा हुआ है। प्रकाश देखते हैं तो कुछ प्रकाश से संबंधित लगता है, दूसरा वर्ष देख के ऐसे लगता है कि ये किसकी इकाई होगी, समय की इकाई होगी। अब इसमें ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, पहली बात तो ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है। दूसरी चीज, इसकी परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा ये है कि एक वर्ष में प्रकाश जो है कितनी दूरी तय कर देता है, उसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और इसका माप भी पूछा जाता है कि कितने मीटर के बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइट ईयर, ये लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अब मीटर के बराबर यानी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक। तो ये जो चारों लिख रखे हैं इन सब में ही तापमान नापा जाता है, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। लेकिन एसआई मात्रक पूछा जाए तो कौन सा है, केल्विन है। और इसको बड़े के से ये सिंबल इसका बनाया जाता है। अगला देखिए इसमें, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। अब इसमें ध्यान रखेंगे आप कि 1 कैलोरी जो ऊष्मा होती है उसमें 4.18 जूल होता है, लेकिन इसे राउंड ऑफ करके लिखें तो 4.2 जूल होता है। अब यहां आपसे पूछा है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। किलो का जो अर्थ है हमेशा ध्यान रखना है, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी 1000 कैलोरी में पूछ रहे हैं। 1000 कैलोरी में कितने जूल होंगे, तो 1 कैलोरी में इतने हैं, तो 1000 में कितने होंगे, 4.2, 10 की घात 3 जूल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, सही कर देते हैं। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन लास्ट वाला है, डी ऑप्शन, 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल जो है वो किसके बराबर है, 1 किलो कैलोरी के बराबर। 1 कैलोरी का भी याद रखना है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी में 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गर्मियों में तापमान कितना हो गया, 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऊंट को इतनी गर्मी क्यों नहीं लगती, उसका कारण देखिए। ऑप्शन दे रखा है, रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, दूसरा है अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ाकर, तीसरा है अपने शरीर में पानी का संचय करके, और चौथा दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें ऊंट जो है, अब जैसे हमें गर्मी या सर्दी लगती है उसका कारण है हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। गर्मी कब लगेगी, जब बाहरी जो तापमान है मान लीजिए वो 45 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो इस तापमान के अंतर के कारण बाहर से जो ऊष्मा है वो हमारे शरीर की तरफ आएगी तो गर्मी महसूस होती है। यदि बाहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे शरीर की ऊष्मा जो है वो कहाँ जा रही है, पर्यावरण में, तब हमें सर्दी महसूस हो रही है। तो आपको पता चला कि सर्दी और गर्मी जो है महसूस होने का कारण है तापमान में अंतर। और यदि अंतर कम कर दिया जाए तो ये गर्मी और सर्दी जो है महसूस कम होंगी। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस है और हमारा तापमान बढ़ के 44 हो जाए, ऐसी कुछ प्रक्रिया हमारे शरीर में हो तो हमें गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि शरीर पहले से ही कितना है, 44 डिग्री, अंतर सिर्फ कितने डिग्री सेल्सियस का, 1 का। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है ऊंट के पास एक प्रक्रिया होती है, वो अपने शरीर में पानी जो है या पसीना जो है, पसीने को रोक लेता है। आपने देखा होगा पसीना आके जब उड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा हमें ठंडक महसूस होती है। और इस वाष्पीकरण प्रक्रिया में कौन सी ऊष्मा जाती है, गुप्त ऊष्मा। लेकिन ऊंट जो है अपने शरीर में पानी के क्षय को रोक सकता है, और पानी के क्षय को रोकेगा तो उसका तापमान, पसीना यदि शरीर से नहीं निकलेगा तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान कहाँ तक बढ़ा सकता है, 42 डिग्री तक बढ़ा सकता है। और इसकी वजह से वो 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस पे भी आराम से रह सकता है, उसको इतनी गर्मी जो है वो महसूस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अब यहां ध्यान रखिए, पारा जो है तापमापी किसे बोलते हैं, थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर में एक धातु काम आती है, और एकमात्र धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है उसका नाम है पारा। पारा जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी।
और इसका सिंबल होता है Hg। क्या सिंबल होता है? Hg। अब इसे तापमान नापने के लिए काम में लिया जाता है थर्मोमीटर को, लेकिन बहुत ठंडे प्रदेश हैं तो वहां पे ये पारा जम जाता है, क्योंकि पारे का जो हिमांक बिंदु है वो है -39 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कहीं पे -39 से नीचे तापमान पहुंच गया है तो थर्मोमीटर में पारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसलिए उन थर्मोमीटर के अंदर जो है क्या भरी जाती है? एल्कोहल। उसका कारण है एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस तक जमती है, यानी यहाँ तक का तापमान जो है ये नाप के बता सकती है। तो आप देखें कि ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है एल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर है। द्रवांक या फिर उसे हिमांक बिंदु बोले, एक ही होता है। द्रवांक हिमांक यदि समझ में नहीं आता तो ध्यान रखिए, जैसे बर्फ के लिए पूछा जाए, बर्फ जमती कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 0 पे। और यदि पूछा जाए बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलती भी कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी हिमांक और द्रवांक समान रहते हैं। सिर्फ फर्क किसका पड़ता है? गुप्त ऊष्मा का। ये भी आपको समझाते हैं। तो यहां समझ में आया कि एल्कोहल का द्रवांक जो है वो क्या होता है? निम्नतर होता है। इसलिए जो ठंडे प्रदेशों में है तापमापी के अंदर क्या भरी जाती है? एल्कोहल भरी जाती है। अब ये वाला देखिए, बर्फ जो है और जल, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको थोड़ी सी ऊष्मा दी, वो किसमें बदल गई? जल में। जल का तापमान नापा तो भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। वो जो ऊष्मा दी गई है उस ऊष्मा ने खाली अवस्था चेंज कर दी, ठोस अवस्था से किस अवस्था में ले आई? द्रव अवस्था में, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया। उस ऊष्मा का नाम होता है गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, या इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा जो है खाली अवस्था में परिवर्तन करती है, तापमान में नहीं। तो यदि ये ऊष्मा दी जाएगी तब तो बर्फ से क्या बन गई? जल। और यदि जल से ये थोड़ी सी ऊष्मा निकाल दी, जो जल 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहां से थोड़ी सी ऊष्मा बाहर निकाल ली तो वापस बर्फ बन जाएगी, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 पे। यानी पिघलने वाला जिसे हम कह रहे हैं द्रवांक, और जमने वाला जिसे कह रहे हैं हम हिमांक, दोनों कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही पूछा जाए कि पानी कितने पे उबलता है? सबको पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भाप से वापस पानी जो बनता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो वो भी कितने पे आएगा? 100 पे। यानी यहाँ पता चला आपको क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है। अब सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए पहली बात तो थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते, दूसरा हम उतनी दूरी तक जा नहीं सकते। ये पृथ्वी, चारों ओर वायुमंडल, और ये सूर्य। सूर्य से आने वाली विकिरण जो होती हैं उन विकिरणों को कैच करके यहाँ पे एक तापमापी रखा जाता है, वो नापता है। उस तापमापी को हम इंग्लिश में तो बोलते हैं पायरोमीटर। क्या कहा जाता है? पायरोमीटर, या फिर हिंदी में कहा जाता है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी, क्योंकि ये किरणों को कैच करता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, विकिरण तापमापी जो है छोटे टेम्परेचर नहीं नापता, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर नाप के देगा। क्यों? क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की जो वस्तुएं हैं वही विकिरण निकालती हैं, रेडिएशंस उन्हीं से निकलती है। तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य का ताप मापा जाता है। पहला दे रखा है प्लेटिनियम तापमापी, दूसरा है गैस तापमापी, तीसरा है पायरोमीटर। तो इंग्लिश वाला नाम दे रखा है, या फिर हिंदी में लिखा आ सकता है विकिरण तापमापी। और ये भी आपको डेटा याद करना है कि विकिरण तापमापी या पायरोमीटर से कौन सी वस्तुओं के तापमान नापे जा सकते हैं? जिनका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से क्या है? ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु होते हैं। जल के क्वथनांक यानी जल का उबलने वाला तापमान कितना होता है, और हिमांक यानी बर्फ जमने वाला तापमान। अब ये सबको पता रहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलता है और जमने वाला तापमान कितना है? 0। लेकिन कई बार इसको आप बहुत जल्दबाजी में पढ़ के भी ऐसे इजी क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ क्रमशः लिखा है, तो पहले आपको क्वथनांक बताना है और दूसरा कौन सा है? हिमांक बताना है। तो क्वथनांक कितना है? 100, और हिमांक कौन सा है? 0। तो ये वाला आंसर टिक लगाना है, जल्दबाजी में पढ़ के ये पहला वाला ऑप्शन टिक नहीं लगाना। आप देख लीजिए जो ऑप्शन गलत है और आपको कंफ्यूज कर रहा है वो पहले में ही दे रखा है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें यहाँ जो ये है 212 और 32, ये फ़ारेनहाइट में जल के क्वथनांक और जल का हिमांक है। जल का क्वथनांक यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 200 फ़ारेनहाइट पे तो पानी उबलता है, और 32 फ़ारेनहाइट पे
बर्फ जमती है, यदि हम उसको कौन से वाले थर्मोमीटर से नाप रहे हैं, फ़ारेनहाइट वाले से। उसके बाद अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। अभी पढ़ा है हमने विकिरण तापमापी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। इसमें थर्मोमीटर वस्तु के टच नहीं किया जाता है। हमारे शरीर में यदि बुखार नापी जाती है तो थर्मोमीटर को हमारी त्वचा से टच किया जाता है, यहाँ पे विकिरण को कैच करके और फिर तापमान नापा जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। थोड़ी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बराबर का निशान आएगा। अब देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या पूछी है, रिलेशन। अब इसको याद करने के लिए आप एक सारणी याद कर लीजिए। सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। सेल्सियस में यदि पानी के बर्फ के जमने का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में यदि देखेंगे तो 273 केल्विन। उसके बाद यहाँ आगे ध्यान रखना है आपको, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, यहाँ 212 फ़ारेनहाइट पे पानी उबलता है, और यहाँ 373 जो है केल्विन पे पानी उबलता है। तो ये हमें दे रखा है, ये आपको सभी के क्या बता दिए, हिमांक बिंदु जल का बताया है सभी स्केल पे, और ये है क्वथनांक बिंदु यानी पानी कितने पे उबलता है। इस सारणी से भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अचानक पूछ लिया गया कि 212 फ़ारेनहाइट है वो कितने केल्विन के बराबर है, तो सीधा आप बता सकते हो कितने के बराबर है, 373, क्योंकि पानी के उबलने वाला तापमान फ़ारेनहाइट पे 212 और केल्विन पे कितना है, 373। अब इनके बीच में यदि रिलेशन बताने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कौन सा है आपका, केल्विन, तो कैसे ध्यान रखना है, सी लिखें, एफ लिखें और क्या लिखें, के। यहाँ बराबर के निशान, सी में से डिग्री सेल्सियस में इसका हिमांक बिंदु माइनस करें 0, फ़ारेनहाइट में से इसका हिमांक बिंदु यानी जल का हिमांक बिंदु, और यहाँ से माइनस करें 273 जल का हिमांक बिंदु। फिर भाग देना है, भाग किसका देना है, क्वथनांक और हिमांक के बीच का अंतर। यहाँ क्वथनांक और हिमांक के बीच का अंतर है 100। फ़ारेनहाइट में 212 में से 32 यदि जाएगा तो कितना होगा आपका, 180, और 373 में से 273 यदि जा रहा है तो कितना होगा, 100। तो ये आपका रिलेशन बन गया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। अब किन के बीच में आपसे दो के बीच में पूछा जाता है, जैसे इन दो के बीच में पूछा जा रहा है तो इन दो को ले लो, और इसमें ये 0 और 0 कट गया, किसी चीज में से 0 माइनस करते हैं तो कुछ भी माइनस नहीं किया, तो c/10 f माइनस 32/18, इसको 2 से काटा, 5 और 9, यानी आपका आया c/5 बराबर f माइनस 32/9। ये रिलेशन आनी चाहिए। तो आप देखना, एक साइड तो है c/5, c/5 यहाँ मिल रहा है, एक है f माइनस 32/9, ये बी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है f प्लस 32/9, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। अब न्यूनतम संभव तापमान किसे कहते हैं वो देखिए, अधिकतम तापमान कितना भी हो सकता है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम की बात करें तो आपने ज़्यादा डिग्री सेल्सियस सुना है, तो डिग्री सेल्सियस पे आप बर्फ देखते होगे 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, लेकिन इससे नीचे भी तापमान होता है। हम लोग सुनते हैं कई बार -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस चला गया। अब ये नीचे कितना तक जा सकता है, ध्यान रखिए, -273 डिग्री सेल्सियस तक तापमान संभव है, इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। ये यदि केल्विन में हम देखें तो ये कितने केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर। तो न्यूनतम संभव तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, या तो लिखाएगा 0 केल्विन या लिखाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे सेल्सियस में पूछा तो -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे संभव है, और यदि आपको केल्विन में पूछा तो 0 केल्विन। ये जो 0 केल्विन है ये कहलाता है इसीलिए परम शून्य, या फिर इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इसलिए क्योंकि इसके नीचे तापमान संभव नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक तो होती है लिक्विड नाइट्रोजन,
और एक है लिक्विड हाइड्रोजन। गैसें जो हैं इनको बहुत ठंडा किया जाता है द्रव, तब ये किस रूप में हो जाती हैं, द्रवित रूप में हो जाती हैं। अब इनके तापमान बहुत ही कम कर दिए जाते हैं। यदि हाइड्रोजन का देखें तो -253 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का देखें तो -196 डिग्री सेल्सियस। इतना कम तापमान करते हैं तब जाके ये गैस हमें किस रूप में मिलती हैं, द्रवित रूप में। अब फिर भी आप देखोगे तो ये -253 है, ये अभी भी इससे नीचे नहीं पहुंचा है, यानी -273 से ये वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं है। तो यहाँ यदि आप देख रहे हो इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। ये चीजें कहाँ काम आती हैं, हाइड्रोजन जो है आपका क्रायोजेनिक इंजन में काम आता है, क्रायोजेनिक इंजन में। और ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये यहाँ पे सीमेन वगैरह, वेल के सीमेन जो है उसको स्टोर करने के लिए काम आती है, ताकि वो खराब नहीं हो, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये क्रायो शब्द कहीं पे भी आए, क्रायो शब्द किससे संबंधित है, निम्न तापमान से। अगला देखें इसमें, निम्न तापमान से, इसलिए ये चीजें जो सुरक्षित कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगली चीज इसमें ध्यान रखनी है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान कितना है, 212 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पर उसका तापमान कितना होगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जो है, अभी सारणी पड़ी थी, ये तो याद रहनी चाहिए कि जब उबलते हुए पानी का तापमान फ़ारेनहाइट पे कितना है, 212, तो डिग्री सेल्सियस में उबलते हुए पानी का तापमान कितना है, 100। तो डायरेक्ट आप इस सारणी से भी कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर कौन सा आ सकता है कि कितने के बराबर होगा, उबलते हुए पानी का तापमान जब फ़ारेनहाइट में नापा तो 212 पे है, और जब डिग्री सेल्सियस वाले थर्मोमीटर से नाप रहे हैं तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपको फॉर्मूला याद है तो अभी पढ़ा था C/5 F-32/9, इस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस तो हमें पूछा है, तो C/5 और F जो है कितना है, 212 - 32/9। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ बनेगा 32, यदि माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 180/9, और ये 5, ये हुआ 20, और C बराबर 20 × 5, यानी कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया आपका 100। तो या तो सारणी से कर लेते हो ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन सारणी इसी के लिए याद रहेगी। और कोई तापमान दे दिया हमें, मान लीजिए ऐसे दे दिया कि 210 जो फ़ारेनहाइट है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो आपको फिर ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखिए, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान बताओ। अब ये यदि नहीं पढ़ रखा है सारणी से तो ऐसे ध्यान रखना है, मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस पे अधिकतर याद रहता है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब याद करो, C-0/100 और केल्विन, ये रिलेशन बनाई थी, अभी वापस देख लो इसको। यहाँ देखो, सभी में से इनके हिमांक बिंदु माइनस किए थे, और भाग किसका दिया था, हिमांक और जो क्वथनांक बिंदु है उसके अंतर का। अब इन दो का रिलेशन निकालना है, डिग्री सेल्सियस और किसका, केल्विन का। तो एक साइड तो हमने लिख लिया C-0/100, और एक साइड लिखा है K-273/100। अब देखिए इसमें 100 और 100 कट गए, और ये C बराबर K-273, इतना छोटा सा रिलेशन होता है इनका। अब यदि यहाँ देखोगे इस फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है, ये पता है मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में पता है, तो यहाँ 37 लिख दिया, K-273, एक ये इधर आ गया, 37 + 273, और इनको यदि ऐड करोगे तो केल्विन में आपका आ जाएगा तापमान 310। तो देखिए मनुष्य के शरीर का तापमान यदि केल्विन वाला थर्मोमीटर लिया जाएगा तो कितना मिलेगा, 310। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जबकि डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर लोगे तो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे देखें, दिल्ली में जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मसूरी में जल का तापमान, ये तापमान नहीं, यहाँ आएगा क्वथनांक क्या होगा, इसको देखिए। क्वथनांक यानी उबलते हुए पानी का तापमान, वो तापमान जिसमें जो लिक्विड है वो द्रव से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि क्वथनांक बिंदु जो है, जैसे जैसे वायु दाब कम होता है, क्वथनांक बिंदु जो है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं या BP बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है।
अब यहाँ देखना है कि ये तो रही पृथ्वी और ये चारों ओर वायुमंडल है। अब आपने नाम सुना है वायु दाब, यानी वायु द्वारा लगाया गया दाब, लेकिन कौन सा कि वायु चारों ओर से दाब लगा रही है, वो नहीं। यहाँ मान लीजिए इस स्थान का हमें वायु दाब देखना है, तो यहाँ पे इस स्थान पे जो ऊपर तक वायु का पूरा स्तंभ या कॉलम बन रहा है, वो इस जगह जो दाब डाल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ का वायु दाब। अब यहाँ से पता चला कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे ये कॉलम जो है ये छोटा होता जा रहा है, तो वायु का दाब क्या हो जाएगा, वायु की मात्रा कम हो रही है तो वायु का दाब कम हो जाएगा। तो इस चीज से आपको पता चला कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वायु दाब होता क्या है, वायु का जो संपूर्ण स्तंभ बन रहा है उसके पूरे का दाब, और ऊंचाई पे जाओगे तो वो कॉलम छोटा होता जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऊंचाई के साथ साथ क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्वथनांक बिंदु कम होने का मतलब क्या है, पानी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ रहा था, अब कितने पे उड़ जाएगा, 80 पे ही उड़ जाएगा, ऐसा होगा, यानी जल्दी उबल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली जो कि मैदानी क्षेत्र में है और क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 है, 100 पे पानी में उबल रहा है, तो मसूरी, मसूरी एक हिल स्टेशन है तो वहां पे ऊंचाई है और ऊंचाई के साथ वायु का दाब क्या हो गया, कम, तो क्वथनांक बिंदु भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना होगा, तो यहाँ बताना है 100 से कम होगा। इसमें और भी अप्लाइड क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में खुले पतीले पे दाल पकाई जाती है या आलू पकाए जाते हैं तो देरी से क्यों पकते हैं, तो उसमें आपको उत्तर यही देना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वायु का दाब कम हो गया और उसका क्वथनांक बिंदु कम हो गया। जो जल पतीले में 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद उबल रहा था वो कितने में उड़ रहा है, 80 में, तो आलू या दाल जो है उसको तापमान लास्ट कितना मिल पा रहा है, 80, तो वो देरी से पकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी का विपरीत और ध्यान रखिए, वायु का दाब यदि बढ़ता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। अब वायु दाब कहाँ बढ़ता है, ये हम घर में यूज लेते हैं प्रेशर कुकर, तो वहां पे प्रेशर कुकर में हम वायु का दाब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी वजह से पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ जाता है। 100 की बजाय उदाहरण ले लीजिए वो 120 डिग्री सेल्सियस पे उड़ रहा है, तो जो खाने की जो सामग्री है उसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान मिल रहा है तो वो आसानी से पक जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, यानी लोहे वाली चीज जो है वो ज्यादा ठंडी लगती है। अब एक चीज ध्यान रखो, अभी आपको बताया था ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका क्या होता है, प्रवाह होता है, और कब प्रवाह होता है, जब जो दो वस्तुएं हैं ए और बी इनके बीच में तापमान का क्या होता है, अंतर होता है, तब प्रवाह होता है। अब ध्यान रखिए उदाहरण ऐसे दिया था कि 80 डिग्री सेल्सियस वाली चीज है और एक 20 डिग्री सेल्सियस वाली, तो इधर से इधर की तरफ ऊष्मा का क्या होगा, प्रवाह होगा। एक शर्त तो ये कि ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, जब तापमान में क्या होना चाहिए, अंतर। दूसरी एक शर्त और है कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये ऊष्मा की क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये वस्तु लकड़ी की बनी हुई है, कपड़े की, तो ऊष्मा इधर से इधर निकल के नहीं जाएगी, तो इसमें ध्यान रखना है वस्तु ऊष्मा की क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए, तभी ऊष्मा जाएगी। तो दो शर्त पता चली। अब यहाँ ध्यान रखना है ये लोहे का गुटका है और ये लकड़ी का। अगर ठंड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वातावरण बाहर जो है वायुमंडल का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये लोहा और लकड़ी का गुटका दोनों का जो तापमान है कितना हो रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम हाथ लगाते हैं हमारे शरीर का तापमान जो है वो कितना है, 37। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि तापमान में अंतर है तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकल के कहाँ जानी चाहिए, इन्हें लकड़ी और लोहे के गुटके पे। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि ये क्या होना चाहिए, सुचालक होने चाहिए। तो इसमें ध्यान रखेंगे लकड़ी जो है ये क्या है, वस्तु का कुचालक है, तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकल के नहीं जाएगी, इसलिए हमें लकड़ी का गुटका ठंडा नहीं लगता है। जबकि लोहा जो है ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, इसलिए यहाँ से ऊष्मा निकल के इधर की तरफ जाएगी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो सुचालक के आधार पे आंसर देना है, सुचालक कुचालक के। पहला दे रखा है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऐसा नहीं होगा। दोनों यदि एक जैसे वातावरण में पड़े हैं तो दोनों का तापमान बराबर होगा। यदि बाहर वायुमंडल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो रखा है तो दोनों का 10 मिलेगा। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, ये आ गया आपका। तो लोहा अच्छा चालक है, ये सही आंसर। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, गलत है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ वाला आंसर सही है। इसको भी आप ढंग से पढ़ेंगे कि लोहा ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। हिमशीतित यानी बर्फ जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यानी पूरा तालाब जो है ऊपर से तो बर्फ जमी हुई है और नीचे जो है पानी द्रव अवस्था में रहता है। उसका कारण क्या है? तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक होता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब है किसी भी वस्तु को या पदार्थ को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो वस्तु फैलती है या वो पदार्थ क्या होता है, फैलता है। ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण हम हमारे घर में देखते हैं। दूध को हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, जब उसमें उफान आ रही है तो वो जगह क्या कर रहा है, ज्यादा घेर रहा है। तो ये तो है सामान्य ऊष्मीय प्रसार, यानी किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो वो फैलेगी। लेकिन जल जो है, जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार है। असामान्य ऊष्मीय प्रसार क्या है? जल 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जब इसको आप गर्म करोगे तो ये फैलने की बजाय सिकुड़ेगा। कितने डिग्री सेल्सियस तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ऊष्मीय प्रसार नहीं हो रहा, संकुचन हो रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के कण बहुत पास पास आ जाएंगे, और पास पास होने की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा मिलता है, यानी ये भारी होता है बिल्कुल। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, अब ये जल जो है ये फैल रहा है। अब सामान्य प्रसार है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, असामान्य प्रसार है। आपको पता चला कि इधर वाली चीजें हैं वो भी इससे हल्की हैं और ये भी हल्की हैं, जबकि ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला जल जो है ये भारी होता है। अब यदि बर्फ जम रही है तो बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो तो ऊपर तैरती है, लेकिन जो जल है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो नीचे रहता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको जल किस अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में। भारी होने के कारण वो नीचे रहता है। कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि तालाब में जो है 3-4 लेयर बता देते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 6 डिग्री सेल्सियस पे और 4 पे। फिर पूछा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो कहाँ मिलेगा, तो वो सबसे नीचे मिलेगा। तो यहाँ देखा कि बर्फ पूरी जम गई, तालाब जम चुका है, फिर भी नीचे पानी मिल जाता है, तो वो कौन सा पानी मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो सी वाला जो ऑप्शन है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। उसके बाद आगे देखिए, इसीलिए इस पे आधारित और भी क्वेश्चन बनते हैं असामान्य ऊष्मीय प्रसार पे। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है ऊपर से थोड़ी खाली आती है। उसका कारण है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम कई बार फ्रीजर में रख देते हैं, और फ्रिज में यदि रखोगे तो द्रव से ठोस बन रहा है, तो ठोस में वो सिकुड़ेगा नहीं, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो भी फैल रहा है और इस साइड जा रहे हैं तो भी फैल रहा है। सिकुड़ने वाला जो पदार्थ है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 4 पे है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ जमेगी तो वो फैलेगी, और फैलने से वो बोतल फट सकती है। इसलिए आप देखते हो कि कई बार पानी की बोतल फुल भर के हम फ्रीजर में रख देते हैं, तो सुबह वो बोतल हमें फटी हुई मिलती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ठंड के दिनों में या सर्दियों में पाइप में पानी भरा हुआ रह जाता है, तो पाइप जो है वो क्यों फट जाता है, तो उसका वही कारण है कि बर्फ जो है जमने से क्या होती है, प्रसारित होती है। या लिखा आएगा जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, कि ठोस चीज बन रही है फिर भी वो क्या हो रही है, फैल रही है, जबकि ठोस चीज यदि बन रही है तो कण क्या होने चाहिए, पास पास आने चाहिए। उसके बाद अगला देखिए, धातु की जो चायदानी है उनमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है। तो हम देखते हैं जो चायदानी वगैरह छानते हैं बनी किसकी है, धातु वाली जो है, उनमें हैंडल या तो लकड़ी का लगा होगा या प्लास्टिक का लगा होता है। उसका कारण है कि हमारा हाथ जो है वो न जले, क्योंकि धातु जो है ये चायदानी में, धातु जो है क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक। तो ये तो गर्म हो जाती है, यदि हम चाय छान रहे हैं ये गर्म हो जाती है। यदि यहाँ पे भी ये धातु का बना हो तो इधर ऊष्मा का प्रसार होगा और ये गर्म हो सकती है। तो ये कह रहे हैं लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया हुआ है, तो ऊष्मा जो ये लकड़ी का इसलिए क्योंकि ये लकड़ी क्या है, कुचालक। तो ऑप्शन देखिए, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, पहले ऑप्शन में ही मिल गया है। आगे ऑप्शन दे रखे हैं, इससे बिजली का शौक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, या इसमें स्वच्छता होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुचालक की वजह से। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं अपने घर में, तवा जो होता है, तवे का हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। कुकर है, उसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। उसका कारण है कि ये सब जो है धातु के क्या होते हैं, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ जो होता है उसमें एक छोटा सा स्थान बना हुआ होता है। ये फिर ऊष्मीय प्रसार पे आधारित है। ये पटरियां जब जोड़ रहे हैं तो इन पटरियों के बीच में यहाँ जगह छोड़ दी जाती है। ये जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के दिनों में ये धातु जो है प्रसारित होगी, और अभी पढ़ा क्या चीज, ऊष्मीय प्रसार होगा इसमें, और ऊष्मीय प्रसार होने से फैलेगी। और यदि यहाँ जगह हमने नहीं छोड़ी तो वो यहाँ चौड़ाई में फैल जाएगी, और
रेल जो है वो पटरी से क्या हो सकती है, उतर सकती है, क्योंकि पहिया जो है पटरी के नाप के हिसाब से चलता है। तो इसमें ध्यान रखिए, ऊष्मीय प्रसार के कारण इसे छोड़ रखा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, या फिर लिखा आ जाएगा ऊष्मीय प्रसार के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि। इसमें ध्यान रखना है आपको, ऊनी कपड़े जो है आपने देखा होगा, ऊनी कपड़े का रेशा जो है वो मोटा होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या भर जाती है, वायु, और वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। कुचालक है और ऊष्मा को रोकता है। ध्यान रखिए, ऊनी कपड़े जो हैं वो हमारे शरीर को ऊष्मा नहीं देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऊनी कपड़ों से शरीर गर्म क्यों रहता है, ऑप्शन में लिखा आ जाए कि ऊनी कपड़े ऊष्मा देते हैं, ऐसा नहीं है, उनसे कोई ऊष्मा नहीं मिलती है। हमारे जो शरीर की ऊष्मा है, शरीर की ऊष्मा कितनी, आपके ये हाथ में ऊष्मा कितनी है आपके, डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना है 37, इसको बाहर नहीं जाने देती। हमें सर्दी क्यों लगती है, जब ऊष्मा शरीर की क्या होती है, बाहर जाती है। तो यहाँ बीच में जो वायु भर जाती है, ये एक जो है रोधक का काम कर रही है, इसलिए ये ऊनी कपड़े जो हैं सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं। सबसे पहला लिख रखा है, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ऐसा नहीं है, ताप के अच्छे वितरक हैं, सूती कपड़ों से भारी होते हैं। ये है ताप के अच्छे रोधक हैं, यानी ऊष्मा को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटने लगती है। तो इसमें वही क्वेश्चन फिर वापस, कौन सा सिद्धांत, ऊष्मीय प्रसार। तो ट्यूब के अंदर जो गैस होती है वो ऊष्मीय प्रसार के कारण क्या होगी, फैलेगी, और रबड़ जो है गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो है टायर फट जाते हैं। पहला लिख रखा है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। तीसरा लिख रखा है, गर्मी के कारण रबड़ तो कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, और हवा को इस टाइम जगह चाहिए क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के कारण वो जगह ज्यादा घेर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। अभी बताया था आपको कि कपड़े गर्म रखते हैं, उसके लिए ये नहीं कहना है कि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये ऊष्मा का विकिरण नहीं करते। यहां ध्यान रखना है कि वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं और शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ये तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायी होता है। यानी हाथ जो है पानी से जलने की बजाय भाप से ज्यादा जलता है, उसका कारण क्या है वो देखिए। जल जो है, उबलते हुए पानी का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, भाप बन गई, भाप का भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर पे तापमान देखा तो कितना है, दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। इसमें हमने थोड़ी सी ऊष्मा दी है जिससे इसकी अवस्था चेंज हो गई, लेकिन उस ऊष्मा ने तापमान नहीं बढ़ाया, तापमान उतना ही पड़ा है 100 डिग्री सेल्सियस। वो ऊष्मा हमें थर्मोमीटर पे दिखी नहीं है, वो छुप गई है। उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा सिर्फ अवस्था को चेंज कर रही है, तापमान में परिवर्तन नहीं कर रही। लेकिन भाप में आपने देखा 100 तो ये है और कुछ छुपी हुई ऊष्मा और है, इसलिए भाप से हाथ ज्यादा जलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गुप्त ऊष्मा पे आधारित बताना है। अब देखो इसमें दे रखा है, पहला लिख रखा है, भाप में गुप्त ताप होता है। भाप एक प्रकार की गैस है और यह कार्य को शीघ्रतापूर्ण निगमन करती है। शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है और भाप का ताप बहुत अधिक होता है। यहाँ ध्यान रखना है, ये ताप ना लिख के यहाँ आना चाहिए, गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। पहली बात तो ये नियम किसने दिया था, ये किरचॉफ का दिया हुआ नियम है, इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, और ये नियम आपका अप्लाई होता है रेत पे। रेगिस्तान में आप देखते होगे रेत जो है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी रेत बहुत अच्छी अवशोषक है, उतनी ही अच्छी क्या है, उत्सर्जक है। रात को सारी जो ऊष्मा है उसको क्या कर देती है, उत्सर्जित। यानी रात में रेगिस्तान बहुत ठंडे और दिन में बहुत गर्म, इसलिए जो दैनिक तापांतर है वो रेगिस्तान का बहुत ज्यादा होता है। दैनिक तापमांतर यानी पूरे 24 घंटे में सबसे उच्च तापमान और न्यूनतम तापमान में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये किस नियम पर आधारित है, किरचॉफ के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि। यह भी आपको बताया था कि आलू पका रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हो, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है, जल का क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि वायु का दाब
कम होगा तो क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है, कम होता है। और पहाड़ी क्षेत्र यानी ऊंचाई पे यदि हम जा रहे हैं तो ऊंचाई पे वायु का दाब क्या होता है, कम। और क्वथनांक कम होने से आलू देरी से पकते हैं। तो यहाँ देखिए पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, तापमान से नहीं है, इसमें कोई लेना देना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है। यहाँ है वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब ज्यादा नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। इसके कारण ये देरी से पकते हैं। इन वायुमंडलीय दाब कम होने से जो क्वथनांक बिंदु है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया उसका बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेशर कुकर में वायु का दाब बढ़ता है और वायु दाब बढ़ने से क्वथनांक बिंदु जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो जल 100 पे उड़ रहा था अब कितने पे उड़ेगा, 120 पे। यानी जो प्रेशर कुकर में आपने खाने की सामग्री रख रखी है उसको लास्ट तापमान कितना मिलेगा, 120। तो ये जल्दी पक जाएगा, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। पहला लिख रखा है जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। इसमें ध्यान रखिए, हमारे शरीर में से जो पसीना उड़ता है उसे कौन सी प्रक्रिया से, वाष्पीकरण से। दो प्रक्रिया होती है, एक तो होता है वाष्पन। वाष्पन जो है इसे कहा जाता है क्वथन, और इंग्लिश में इसका नाम है बॉइलिंग। और वाष्पीकरण है, ये होता है इवोपरेशन। यदि पानी को उबाल के फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक लाके फिर उड़ा रहे हैं, यानी उसकी गैस बना रहे हैं, भाप बना रहे हैं, वो विधि तो क्या कहलाती है, वाष्पन। और पानी 100 से पहले ही उड़ जाता है, वो विधि क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। जैसे आप देखते होगे घर में पोछा लगाते हैं तो वो पानी जो है 100, फर्श का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही पानी उसमें से उड़ गया है। कपड़े हम बाहर सुखाते हैं तार के ऊपर, तो वहां बाहर कोई 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं पहुंचता, पहले ही पानी उड़ रहा है। वो विधि कौन सी है, वाष्पीकरण। इसी आधार पे जब हमारे शरीर से पसीना उड़ता है तो पसीना जो है, शरीर का तापमान लगभग 37, तो इसके आसपास ही उड़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान नहीं पहुंचता, तो पसीना किस विधि से उड़ रहा है, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण जो है कई चीजों पर आधारित होता है। कई चीजों पे कैसे, यदि जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, मौसम में आर्द्रता नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ध्यान रखना है, यदि वायु का वेग, तेज हवा चल रही है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पंखे के नीचे यदि कपड़े सुखाए जाते हैं तो जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो पहली चीज तो यह ध्यान रखें, कपड़े किस विधि से सूख रहे हैं, वाष्पीकरण। दूसरा बताना है कि पंखे के नीचे वायु का वेग बढ़ जाता है, और वायु के वेग बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा ध्यान रखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है, यहाँ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि कपड़े फैलाकर सुखाए जाते हैं तो जल्दी क्यों सूखते हैं। तो फैला के सुखाने पे पृष्ठ आपने बढ़ा दिया है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ जो ये फैक्टर बताया कि यदि आर्द्रता है, मौसम में आर्द्रता है, नमी है, पहले से वाष्प है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देखते होंगे मनुष्य आर्द्रता से परेशान क्यों होता है, यानी पसीना आ तो रहा है लेकिन उसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना है, पहला लिख रखा है कि आर्द्रता में क्यों परेशान हो रहा है, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसलिए मौसम जो है वो उमस वाला या चिपचिपा महसूस होता है, ये कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये आपके ताप और ऊष्मा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको डिस्कस कर दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।